Okay, so welcome back everyone. We were talking about chapter 1, the story of village पालनपुर. तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो फार्मिंग है वो यहाँ के लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. बाकी और चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पर, बट नॉट एज मच एज फार्मिंग. तो अभी हम बात करते हैं कि जो फार्मिंग इन पालनपुर है वो किस प्रकार से की जाती है, क्या क्या वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो सबसे पहले देखिए कि लैंड इज़ फिक्स्ड, यानी कि जो ज़मीन है वो एकदम फिक्स्ड है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते. और ये पालनपुर की नहीं, हर जगह की बात होती है. और अगर हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारे जंगलों का सर्वनाश करना पड़ता है, यानी डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और ये किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होता है. तो लैंड इज़ फिक्स्ड यानी कि ज़मीन जितनी है उतनी ही रहेगी. 1960 अकॉर्डिंग टू बुक, 1960 से मतलब इस गाँव में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है in terms of land. Okay, so second is can we grow more from same land? तो क्या कोई ऐसा तरीका होता है जिससे हम उतनी ही ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और ज़्यादा पैसे अर्न कर सकें? तो जी हाँ, इसके दो तरीके होते हैं. फर्स्ट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकंड इज़ HYV. तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग सीजन टाइप्स में अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाया जाता है. जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स. और यहाँ पर भी हर सीज़न आने पर अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को उगा दिया जाता है ताकि वो लोग ज़्यादा पैसे अर्न कर सकें. उसके अलावा हर जगह पे जो उनका जो फील्ड होती है, जो खेत होती है, उसमें एक हिस्से को वो लोग छोड़ते हैं, आरक्षित करके रखते हैं शुगर केन यानी गन्नों के लिए. गन्नों को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है बिकॉज शुगर केन से जैगरी बनाई जाती है. जैगरी मतलब गुड़, जो कि मतलब विलेजेस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चीज़ होती है. ओके, सो मल्टीपल क्रॉपिंग के बाद सेकेंड थिंग है हमारी HYV. आप लोग जानते होंगे, हाई यील्ड वेराइटी. तो HYV एक सीड्स टाइप होता है जो कि हमें पहले की तुलना में डबल से भी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन देता है उसी ज़मीन के अंदर. तो HYV का इस्तेमाल भारत में काफ़ी समय पहले से शुरू हो चुका है. HYV का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर. ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग जानते ही हैं, हमारे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था. उसके अलावा वाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन भी चलाए गए, के बारे में आई थिंक आप लोग जानते हो. तो HYV सीड्स का इस्तेमाल सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में किया गया था और वहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखा गया था कि जिस ज़मीन में हम पहले 1300 kg ऑफ व्हीट उगा पा रहे थे, HYV सीड्स के इस्तेमाल के बाद उसी फील्ड में हम 3200 kg ऑफ व्हीट उगा पाते थे, यानी कि मोर देन डबल क्रॉप प्रोडक्शन हो चुका था, ऑल थैंक्स टू HYV. ओके, सो नंबर थर्ड है विल द लैंड सस्टेन. ओके, चलिए मान लेते हैं कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेते हैं, HYV सीड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, लगे हाथों फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारी ज़मीन उस चीज़ को झेल सकेगी? बिकॉज चाहे इंसान हो, ज़मीन हो या कोई भी चीज़ हो, मशीन हो, सभी चीज़ों को आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो क्या अगर हम उससे इतना सारा काम कराएंगे तो क्या वो ज़मीन हमारी झेल पाएगी? आई डोंट नो. जैसे हम हमारी बात ही करते हैं, हमारे स्कूल्स मान लीजिए कि 8 आवर्स के हैं और अगर आपसे कोई बोले कि आपको आपके स्कूल एक बार नहीं 3 बार जाना है एक दिन में, यानी कि आपके 8+8+8 24 आवर्स फिक्स, तो क्या आप ऐसे टाइम में सर्वाइव कर पाएंगे? बेसिकली नॉट. तो उसी प्रकार से जो हमारी ज़मीन है, इतने सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें लेने के बाद और ट्रिपल शिफ्ट काम करने के बाद बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है और उसकी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ही बैरन यानी कि बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है. तो विल द लैंड सस्टेन? डेफिनेटली नॉट. अब हम बात करते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की. तो हमने देखा था कि इस विलेज में, पालनपुर में 450 फैमिलीज़ हैं, 450. उसमें से 150 लैंडलेस है, जिनके पास ज़मीन नहीं. 240 लेस देन 2 हेक्टेयर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन. 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है. तो इनको हम बोलते हैं लेबर्स, जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं. 240 जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर से, इनको हम कहते हैं स्मॉल फार्मर्स. और जो 60 फैमिलीज जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है, उन्हें हम कहते हैं बिग फार्मर्स. अब इन सब की बात हो गई. अब हम बात करते हैं हु विल प्रोवाइड लेबर. चलिए हमने मान लिया कि ये लोग लेबर हैं, लेकिन इनको लेबर देगा कौन? क्या ये लोग देंगे या ये लोग देंगे? कोई भी दे सकता है, लेकिन इन लोगों के देने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं बिकॉज इनके पास केवल 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम ज़मीन होती है. इन लोगों के पास लेबर देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज इनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन होती है. कुछ ऐसे फार्मर्स भी थे इस विलेज में जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन होती है. तो ये लोगों को
ये और ये लेबर प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल नीडेड की। कैपिटल नीडेड यानी धन, पैसे की। तो अगर हम बात करें इन लोगों की, इनके पास ज़मीन नहीं है, इन्हें डेली वेज पर रखा जाता है इन लोगों के द्वारा या इन लोगों के द्वारा। डेली वेज का मतलब होता है आप सुबह आइए, शाम को अपने पैसे लेकर चले जाइए। यानी मंथली आपकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, इवन आपका ये भी फिक्स नहीं होता कि आपको आज शाम को कितने पैसे मिलने वाले। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग, मिनिमम वेज एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें आपको बता दिया जाता है कि अगर आप एक दिन किसी के खेत पर या किसी भी जगह पर काम करते हो तो आपको कम से कम इतने पैसे मिलने ही चाहिए। लेकिन ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, ना ही इन्हें इन स्कीम्स के बारे में पता होता है, तो इस वजह से इन्हें काफ़ी कम, बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं और उस एक्ट का पालन यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो कैपिटल नीडेड में इन लोगों के पास कैपिटल होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये डेली वेजेस पर वर्क करते हैं और ऑफ सीजन में ये लोग क्या करते हैं, ये मांगते हैं उधार यानी डेब्ट, और इन लोगों से डेब्ट लेके ये फंस जाते हैं डेब्ट ट्रैप में। लेकिन ये सिर्फ ये लोग नहीं, ये लोग भी फंसते हैं। कैसे बात करते हैं, इन लोगों के पास में 2 हेक्टेयर्स की ज़मीन होती है या उससे भी कम होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में खुद ही काम करते हैं, इन लोगों को हायर नहीं करते हैं। और ये लोग खुद ही काम करके उस फसल में से अपने परिवार के लिए जितनी भी फसल की ज़रूरत होती है उसको रखकर बाकी की फसल को बेच देते हैं और उससे अपना काम चलाते हैं। लेकिन अधिकतर मोस्टली केसेस में वो पूरे साल तक इतने पैसे नहीं हो पाते उनके पास, और ये लोग भी इन लोगों से उधार मांगते हैं। लेकिन एक थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, शायद ये डेब्ट ट्रैप में फंसने से बच जाते हैं। अभी 2 बार डेब्ट ट्रैप आ चुका है, लेकिन ये जो डेब्ट ट्रैप है वो होता क्या है। ट्रैप माने आप जानते हैं जाल, और डेब्ट का मतलब होता है उधार। तो उधारी का जाल क्या होता है कि जैसे हम किसी भी बैंक से कोई लोन लेते हैं तो हमें एक इंटरेस्ट रेट होती है जिसके पैसे चुकाने होते हैं, यानी सीधे शब्दों में बोला तो एक्स्ट्रा पैसे आपको देने होते हैं। यहाँ पे भी वही होता है, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, लेकिन कितने एक्स्ट्रा पैसे उसका कोई हिसाब नहीं होता। जैसे सपोज़ करते हैं कि अगर आप किसी भी बैंक से 1 लाख रुपीज़ लेते हैं और आपका इंटरेस्ट रेट 8 है, तो आपको जाहिर सी बात है 1 साल बाद 1,08,000 रुपीज़ देने अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को जानकारी नहीं होती है किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर जितना पैसा ये लोग मांगते हैं उतना पैसा इनको देना पड़ता है, और कभी कभी तो इनको इंटरेस्ट जितने पैसे उन्होंने लिए हैं उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है। और ऐसा करना इनकी मजबूरी होता है, बिकॉज उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है इंटरेस्ट निकालने का। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट निकालना नहीं आता तो मैथ्स क्लास ज्वाइन कर लेना। ओके, सो लास्ट थिंग इज सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट्स। सरप्लस प्रोडक्ट यानी एक ऐसी फसल जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और उसको हम बेचने वाले हैं। क्या ये लोग बेच पाएंगे? डेफिनेट नॉट। इनके पास ज़मीन नहीं है, इनके पास ना ही ज़मीन है और वो दूसरी ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन पर उनका कोई हक नहीं है। इन लोगों के पास ऑलरेडी काफ़ी कम होता है और थोड़ा बहुत जो भी बचता है वो उसको बेचने की कोशिश करते हैं। ये लोग होते हैं बिग फार्मर्स, और जिन्हें हम ट्रेडर्स भी कहते हैं। ये सरप्लस प्रोडक्ट्स को अपने आसपास के गाँव में जहाँ पे अच्छा दाम मिलता है वहाँ पर बेचते हैं। और जैसे हम बात करें पालनपुर की, तो पालनपुर के पास मैंने शुरुआत में पढ़ा था एक बड़ा गाँव है रायगंज, जहाँ के लिए ऑल वेदर रोड है। वहाँ पर जाकर ये लोग अपने सरप्लस प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। तो ये थी हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ की बात। हम बात करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, सो गाइस वी आर बैक, और फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बाद हम बात करने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले नंबर आता है डेयरी का। डेयरी हम लोग जानते हैं, डेयरी कैसी जगह होती है जहाँ पर हमें दूध मिलता है। और पालमपुर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास काउज़ या बफेलोज़ हैं, जिनको वो ज्वार और बाजरा खिलाते हैं, और उसके बाद जो उनका दूध होता है उसको वो सप्लाई करते हैं अपने पास के बड़े गांव रायगंज में, और रायगंज से वो जो दूध होता है और भी दूसरी जगहों पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो डेयरी यहाँ पे की जाती है। सेकंड थिंग है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कह सकते हैं एक मिनी फैक्ट्री है जो आप अपने घरों में या फिर अपने खेत में कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं। इसमें कभी कभी कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है और कभी कभी ये सिर्फ अपने हाथों से की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें बीड़ी गाँव में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है। सिगरेट का एक लाइटर वर्जन होता है और इसे अपने हाथों से ही बनाया जाता है, पत्तियों से, लीफ से। उसके बाद जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे पहले हमने बात की थी कुछ समय पहले, जैगरी की, गुड़ जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है और यहाँ के जो लोग होते हैं एक हिस्से में शुगर केन को उगाते हैं। तो यहाँ के ही एक किसान थे जिनका नाम शायद किशन लाल या ऐसा ही कुछ था। उन्होंने भी अपने खेत में एक शुगर केन क्रशिंग मशीन
सेटअप कर ली थी, जिसमें वो अपने हाथों से शुगर केन से उसका जूस निकालते थे और उससे गुड़ बनाने की प्रोसेस शुरू करते थे और फिर उससे बाज़ारों में बेचते थे। तो ये कहा जाता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड थिंग होती है हमारी शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग हम जानते हैं दुकानदारी। तो यहाँ पे जो पालमपुर है वहाँ पे भी कई सारी दुकानें खुल चुकी हैं, जहाँ पे आपको ग्रॉसरी, बिस्किट, टी, सोप्स, मैचस्टिक्स, जो मतलब मोस्टली चीज़ें जो हमारे विलेज में यूज़ की जाती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। और बहुत सारे लोग जिनका घर बस स्टैंड के पास होता है, वो हमने देखा भी होगा कि अपने घर का कुछ हिस्सा डेडिकेटेड करके रखते हैं सिर्फ और सिर्फ शॉपकीपिंग के लिए। फोर्थ थिंग होती है हमारी ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसे हम हमारी सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर मोटरसाइकिल्स, कार्स, रिक्शाज और कैब्स वगैरह होती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पालमपुर में आपको बुलॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट और टोंगाज और रिक्शाज, जीप्स, ट्रक्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे विलेजेस में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कार्ट ही हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे जब से सड़कों का निर्माण शुरू हुआ है तब से वहाँ पर भी बड़ी बड़ी बसेज़ और ट्रक्स का आना जाना शुरू हो चुका है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हमने सबसे पहले बात की डेयरी। बहुत सारे लोगों ने काउज़ और बफेलोज़ परचेज़ कर ली हैं और फिर उनसे वो ट्रेडिंग करते हैं। सेकेंड थिंग है बहुत सारे लोगों ने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है। थर्ड थिंग है शॉपकीपिंग, दुकानें शुरू कर दी हैं। और बहुत सारे लोगों ने व्हीकल्स खरीद लिए, जैसे कि इन्हीं के गांव के एक व्यक्ति थे, किशोरी लाल थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने एक बफेलो खरीदी, बफेलो का मिल्क निकालना शुरू किया, उसको बेचना शुरू किया। उसी के साथ उसी बफेलो में उन्होंने लकड़ी की एक गाड़ी जोड़ ली, जैसे बैलगाड़ी होती है उसी प्रकार से उन्होंने अपनी बफेलो में एक कार्ट जोड़ लिया, बफेलो कार्ट बनाया और उसकी मदद से वो दूसरी जगह पर मिल्क को सेल करने के लिए भी जाने लगे। कभी कभी वहाँ से आते टाइम पर वो वहाँ से कोई सामान ले आते थे जिसे यहाँ पर बेचते थे, जैगरी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से हम देखते कि एक बफेलो से उन्होंने काफ़ी सारा पैसा अर्न करना शुरू कर दिया था। तो ये थी हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। और अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की मेन हाइलाइट्स के बारे में जो शायद छूट गई हों। ओके।